हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहे थे। हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आ जाइए पढ़ते हैं। सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे, 51 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जाना नहीं किसी को, बने रहना है, पढ़ना है। चलिए, हमारा ये रहा 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। हमने 50 क्वेश्चन में करा था कि जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी कौन नहीं बना, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, जो इसका कांग्रेस का विरोध भी करते थे। 1924 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 39वें अधिवेशन की, वो मोतीलाल नेहरू ने। और 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता 1919 में की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने बेलगांव के जो 39वां अधिवेशन हुआ था, सॉरी मैंने वो मोतीलाल नेहरू बताया। मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर का जो अध्यक्षता हुई थी उसमें मोतीलाल नेहरू ने करी थी। जो बेलगांव का अधिवेशन है 39वां 1924 में जो हुआ था कांग्रेस की अध्यक्षता, तो इसमें महात्मा गांधी ने करी थी। जो कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो सबको पता है, WC बनर्जी ने करी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की जो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। तो आगे क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में रहा कांग्रेस का जन्म। सेफ्टी वॉल्व के रूप में रहा, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी बेडरबन, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो सब आप सभी को पता है कि जो ये कांग्रेस का जो जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन बेडरबन का है, क्योंकि बेडरबन ने भारत जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार इन्होंने करी थी, बेडरबन ने। तो आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि ए ओ ह्यूम की जीवनी में बेडरबन ने लिखा था कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप यानी सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है, और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में कि लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया, तो सभी को पता है कि जो लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। फिर रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, पूर्व निश्चित गुप्त योजना के रूप में की गई। फिर एनी बेसेंट ने क्या लिखा कांग्रेस के बारे में कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूमों के द्वारा हुआ है। जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट क्या कहते हैं? एनी बेसेंट कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है वो मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 भारतीय तथा ह्यूम के द्वारा हुई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 हमारा कह रहा है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी त्रिपुरी में, ऑप्शन सी फैजपुर में, ऑप्शन डी हरिपुरा में। जो हरिपुर है, इस हरिपुरा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फैजपुर। फैजपुर में कृषि नीति की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं क्या है फैजपुर में। तो 1936 ईस्वी में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। तो आपको पता है कि जो फैजपुर में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। 13 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि कार्यक्रम घोषित किए गए। फिर आगे है, आगे क्या है देखते हैं। आगे है कि कराची अधिवेशन सॉरी हाँ, कराची अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जानते हैं कि कराची अधिवेशन 1931 में जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध
प्रस्ताव पारित किया गया। फिर इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं उसका प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसी में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो कराची अधिवेशन जो ये महात्मा गांधी ने बोला था कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। आगे देखते हैं कि 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने? जो 1931 का कराची अधिवेशन था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है इंडियन क्वेश्चन नंबर हमारा है 53 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था। जो 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन होना था वो मूलतः कहाँ होना था? तो ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पूना में। मूलतः पूना में होना था लेकिन पूना में नहीं हुआ, वही बम्बई में ही हो गया था। तो आगे देखते हैं डिटेल में कि एलन एक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। जो A.O. ह्यूम थे वो भारतीय सिविल सेवा के निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने करी, तो ये किसने की? A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा जिसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका जो अधिवेशन होना था वो पुणे में होना था, लेकिन ये हैजा फैल जाने के कारण ये सम्मेलन का स्थल बदल करके कहाँ हो गया? ये तेजपाल संस्कृत विद्यालय था बम्बई में, फिर उसी में कर दिया गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने पहला अधिवेशन का कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसका पहला क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर बाद में इसका दादा भाई नौरोजी ने नाम बदलकर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर आगे क्वेश्चन है 54 कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये सबको पता है, 10 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन हुआ नहीं 1889 वाला। फिर देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडर ने की थी। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में भी हुआ। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि आए थे। पहले में 72, दूसरे में 434 और तीसरे में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आ जाते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था वह कहाँ हुआ?
ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कलकत्ता। फिर है कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले भी हमने देखा कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, जिसे ओल्ड मैन के रूप में भी जानते हैं, जिसने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। फिर है इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो दादा भाई नौरोजी इसके अलावा और कौन, जो 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी। 1886 वाले में कलकत्ता अधिवेशन में भी इन्होंने, दूसरे कांग्रेस में भी अध्यक्षता करी, और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने करी थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अभी हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी थे, जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी थे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 57 पे आ जाते हैं। 57 क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया। मतलब कौन कौन अलग हो गए, नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का अपरिहार्य हो गया। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1907 में। देखते हैं डिटेल में कि जो 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों उग्रपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया, माना उग्रपंथियों में और उदारवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के क्या हो गया? विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय, जिन्हें गरम दल बोलते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उग्रपंथी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और सम्मेलन में उग्रपंथियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथियों का विभाजन हो गया, यानी गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसमें ये कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें जो गरमपंथी वाले थे वो गरमपंथी वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जो नरमपंथी वाले लोग थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। तो इसमें हुआ क्या, लास्ट में यही हुआ कि रास बिहारी बोस जो नरमपंथी के अध्यक्ष बने, इससे और वो क्या कहते बहिष्कार, शिक्षा और प्रस्ताव, स्वदेशी प्रस्ताव और गहरा विवाद फैल गया। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 58 पर। 58 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर आगे देखते हैं, आगे है इसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में है कि श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो कहाँ की थी? आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1925 में कानपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना,
अगर पूछे कि भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी, तो वो सरोजिनी नायडू बनी, जो कानपुर अधिवेशन में बनी थी, 40वें अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो आयरलैंड से थी वो एनी बेसेंट थी। तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी हमने पढ़ा कौन थी, सरोजनी, वो एनी बेसेंट। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 60 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी हमने देखा भारतीय ये थी, कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंटी कौन थी? तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सभी को पता है कौन थी, ये एनी बेसेंट थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी देखा हमने कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पे ना कंफ्यूजन वाला सवाल है। 40वें अधिवेशन में अगर पूछे सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वैसे पूछे आंग्ल वाली तो ये एनी बेसेंट थी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं 64 पर। 64 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कौन था? तो सभी को पता है बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 का। तो इसमें 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार ही बने थे। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। जब महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों अलग हो चुके थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाता है 65 पे कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? अभी हमने देखा 1924 बेलगांव अधिवेशन। यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, तो ये 24 ही है, 25 नहीं है, ये गलत है, इसको सही कर लेना, 24 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसे दी जाती है? तो सभी को पता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्लैंड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को प्रदान की गई थी। 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ उनका जन्म? बम्बई में हुआ। 4 सितंबर 1885 को। वह 3 बार 1886 ईस्वी और 1893 ईस्वी तथा वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कितनी बार अध्यक्षता की? 3 बार। एक बार 1986 में, एक बार 1907 में और एक बार उन्होंने 1886 में करी, दूसरी बार उन्होंने 1893 में करी और तीसरी बार उन्होंने 1906 में करी। फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल द्वारा चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। नौरोजी ने वर्ष 1901 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया था।
तो कब प्रकाशित किया था? 1901 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 67 पे कि निम्नलिखित में से किसे किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी थे। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है, डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ के ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए, आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारतीय के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो धन के बहिर्गमन या आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर रूप से प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इनकी पुस्तक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नौरोजी ने इस सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत नहीं किया था। किसने? नौरोजी ने इस सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत नहीं किया था। ओह सॉरी, मैंने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था वो ना, उसमें नहीं पूछा हुआ था, तो नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जो आर्थिक धन निष्कासन का सिद्धांत था वो ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने तो सिद्धांत प्रस्तुत यानी प्रतिपादन करा था, उन्होंने ब्रिटिश संसद में नहीं प्रस्तुत करा था। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन था वो गलत हो जाएगा। जो वो हमारा थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, सी ऑप्शन, कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो आर्थिक धन निष्कासन का सिद्धांत ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 69 में, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1920 का, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1924 का, ऑप्शन डी बम्बई अधिवेशन 1885 का। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी थी। आगे देखते हैं डिटेल में कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव पेरियार ने की थी। 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नागपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विजय राव पेरियार ने करी थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे कि किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वे अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। तो आगे देखते हैं, तो यंग इंडिया में वर्ष 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अभय कपाट यानी सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। फिर आगे लाला लाजपत राय का यह स्पष्ट मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसीलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट का काम करेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए, रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1929। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, रामगढ़ अधिवेशन। कौन था? रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। फिर आगे देखते हैं डिटेल में कि मार्च 1940 के कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन के काल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी।
इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः दोहराया कि पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी जनता को स्वीकार नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि वामपंथी समूहों ने उस दौर में एक वैकल्पिक रणनीति प्रस्तुत की। वामपंथियों का विश्वास था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है और सिर्फ आह्वान का इंतजार कर रही है, जबकि कांग्रेस सही परिस्थितियों हेतु इंतजार के पक्ष में थी। फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 72 पे कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे। जब भारत की जो स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। आगे देखते हैं डिटेल में कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो स्वतंत्रता के समय कौन थे, जेबी कृपलानी, लेकिन इन्होंने 1947 में इस्तीफा दे दिया नवंबर में। फिर किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है वो कब पारित हुआ, तो वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, इनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली, तो ये 18 जुलाई 1947 को मिली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर 73 पर आ जाते हैं कि 1885 में बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए S.N. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी पी आनंद चारलू और M.B. राघवाचार्य, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और पी आनंद चारलू, ऑप्शन डी K.T. तेलंग और फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, K.T. तेलंग और फिरोज शाह मेहता। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की थी। फिर इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे कि किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो उदारवादी नेताओं में से थे, उन्होंने उदारवादी नेताओं की नीतियाँ क्या थी कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। फिर देखते हैं डिटेल में कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के ये उदारवादी अपनी मांगों को निवेदनों, प्रतिवेदनों, ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को मनाने के लिए आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत जो गर्मपंथी बहिष्कार सक्रिय विरोध के पोषक थे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हमारा टॉपिक पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज हमारा ये टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, घबराएं नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।